के साथ इस दिन की शुरुआत हुई थी उतनी रौनक आपको स्क्रीन पर भले ही ना दिखाई दे हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिला और उस पर बारीकी से हम बात करेंगे। बहरहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक की तस्वीर आपके सामने 23,500 के आसपास रिहाई से कुछ करीब 150-200 अंकों का कूल ऑफ देखने को मिला है निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी आप गौर करिएगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम सुबह में बना था, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया है। एक स्पेस है जहां पर आउट परफॉर्मेंस अब भी बरकरार, वो है निफ्टी आईटी। वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। छोटे हो या फिर मिड कैप व आईटी काउंटर्स, सब में एक तरफा तेजी ही बनती दिखाई दी है। लेकिन दो अच्छे ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज इस वीकेंड सेशन से पहले निफ्टी की मुनाफा वसूली का जो दौर है और निफ्टी बैंक में जो बिकवाली का दबाव आया है, वीरू इसे कैसे पढ़ना है? हर्षिता, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, देखिए आज हम स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में खुले लेकिन कोलैप्स हुए। मेरी सुबह की मॉर्निंग अप्रोच यही थी, डे ट्रेडर्स के लिए ट्रेड यही मिलेगा, बाय एंड डिप्स का। जरा एक बार बेस 1 बेस 2 लेके आइए। बेस 1 बेस 2 स्क्रीन पे प्लीज। देखिए वो जो पहली ट्रेजेक्टरी थी, सप्लाई ट्रेजेक्टरी, आज खुलते साथ क्योंकि हमारे पास आईटी का बेनिफिट था, बट आई वाज नॉट श्योर कि मतलब ये क्या करेगा। हर्षिता, करीब 800 अंक खुलने के बाद 900 अंक ऊपर था लेकिन कोलैप्स हुआ। मेरा बेस था 479,428। आज इंट्राडे निफ्टी का लो एग्जैक्ट अगर आप देखें करीब करीब आता है 426 की ट्रेजेक्टरी में, 24 की ट्रेजेक्टरी में। बेस 1 को तो रिस्पेक्ट किया, बट थोड़ी सी हायर लेवल्स पर हर्षता प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है और आपने बाय ऑन डिप्स किया है तो इस ट्रेड को करीब करीब 23,570 23,590 की ट्रेजेक्टरी में और माइट बी क्लोजर टू करीब करीब 23,600 के हर्षिता समेट लीजिएगा, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाता हूं। हर्षिता, मेरे ख्याल से आज 23,500 का पुट राइटर काफ़ी एक्टिव है, 23,600 का कॉल राइटर काफ़ी एक्टिव है। ये आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वीकेंड फैक्टर के चलते कॉल राइटर्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं करीब करीब 23,600 की ट्रेजेक्टरी में, और यही एक कारण है कि बाजार अभी इस ट्रेजेक्टरी से जाने की कोशिश नहीं कर रहा। निफ्टी रही है, इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी हर्षिता 23,600 और 23,420 430 की चल नजर आ रही है। मैं इस ट्रेड को किसी भी हालत में, अगर आपके पास है, आपने ग्रिप में है, तो और करीब करीब 30-40 अंक ऊपर से निपटा लीजिएगा। लेकिन हर्षिता, मैं एक बात कहूँ, अगर निफ्टी अब की बार 23,410 390 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट करता है, चाहे वो अभी करे चाहे मंडे मॉर्निंग करें, देन पॉसिबली टेस्ट ऑफ 10 नेमा इज लाइकली, और वो करीब करीब परसिस्ट करता है 23,310 340 के जोन में। तो पिछले 3 दिन की कैंडल्स अब वाइल्ड होती जा रही हैं। प्लीज़ इसको कैंडलस्टिक को इस चार्ट को कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि इंडिकेट करती हैं कि हायर लेवल्स पे सप्लाई आ रही है। अच्छी खबर पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि आज आईटी में हुआ, आज बैंक्स में हुआ। तो टिल द टाइम हर्षिता, मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि आपके पास 23,410 की 23,420 की ट्रेजेक्टरी है। टिल द टाइम आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पे करीब करीब 41 और 23,500 पे करीब करीब 70 लाख पुट खड़ी हैं। बट ये जो हम पिछले कई दिनों से ट्रेड भुना रहे हैं बाय ऑन डिप्स का, इसकी लास्ट ट्रेजेक्टरी होगी, याद रखिएगा, 23,410 420। इसके नीचे वीकनेस बढ़ेगी, टेस्ट ऑफ 10 नेमा पॉसिबल है। और अगर आपके ट्रेड ग्रिप में है इस वक्त तो निफ्टी के चलाइए, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 23,590 610 पे समेट लीजिएगा। हर्षिता, ये निफ्टी की बात हुई, लेकिन वीरू निफ्टी बैंक जिसमें जोरदार एक्शन देखने को मिला था, स्पेशली निफ्टी बैंक एक्सपायरी वाले सत्र में, और हमने देखा एचडीएफसी बैंक में क्या तगड़ा एक्शन देखने को मिला, क्या डिलीवरी बाइंग देखी गई थी। कल थोड़ी सी हरकत थी, लेकिन आज शांत हो गया ये स्टॉक। हर्षिता, मतलब इस पे एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग यानी एक रेस्ट की उम्मीद तो थी, लेकिन आज इसका जो इंट्राडे फॉल था वो थोड़ा सा आई थिंक एक्सीड कर गया एक जो कंफर्टेबल रिट्रेसमेंट होता। आज मैं एक बेस ड्रॉ करके लाया था और इंट्राडे में वो बेस भी वायलेट हो गया। हर्षिता, मेरे ख्याल से अगर निफ्टी बैंक को बहुत स्ट्रांग होना होता ना, तो ये कम से कम बेस 1 को वायलेट नहीं करता। वो क्या था? वो था 51,538 51,378। हालांकि बेस बहुत बड़े फ्रैक्शन से वायलेट नहीं हुआ। अगर आप इंट्राडे देखें लो, तो वो था करीब करीब 324 का, 224 का, माफ़ कीजिएगा। बट हर्षिता, मैं इस वक्त ना अपने कमेंट्स को थोड़ा रिजर्व रखूंगा निफ्टी बैंक पे।
कल ट्रेड अच्छा मिला, परसों ट्रेड अच्छा मिला, एज ऑफ नाउ इस वोलेटिलिटी में मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ। HDFC बैंक किस करवट बैठेगा क्लोजिंग में, तो मैं इस वक्त हर्षदा निफ्टी बैंक पे कुछ बात कहने में अनकंफर्टेबल हूँ। मैं अपने आप को रिजर्व रखूंगा, मैं ऑप्शन स्टैट्स भी देखूंगा। आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं, मैं दोनों से ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेटर है इस वक्त निफ्टी बैंक पे फोकस करें। आई विल रिजर्व माई कमेंट्स ऑन निफ्टी बैंक हर्षदा। बैंक देखते हैं आगे कैसे पैन आउट होता है, क्या ट्रेड बनता है। डे लो से कोशिश तो कर रहा है यहाँ पर कुछ रिकवरी आए, अब एकदम फ्लैट, लेकिन अटेम्प्ट तो है कि ये फिर से जाए पॉजिटिव टेरिटरी में आए। देखते हैं वो आता है या नहीं। चलिए, इस बीच ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज आईटी कंपनियों का दिन है। आईटी स्टॉक्स में बहुत जोरदार तेजी बनती दिखाई दी, उस पर आएंगे, लेकिन ग्रैन्यूल्स, हेवल, पीवीआर, एस्कॉट्स ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर है। एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। और हिंडाल्को में भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड तेजी का बना है। दबाव में क्या है? बिग बॉयज में एलएनटी, अल्ट्राटेक, एचयूएल, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स ये थोड़े से करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं। आज जो सारे फर्टिलाइजर कंपनियां थी और केमिकल स्टॉक्स थे वो भी एक ब्रीदर ले रहे हैं। वहां पर हमने देखा है चंबल, जीएनएफसी जैसे काउंटर्स 5 से 6% नीचे। सरकारी बैंकों में एक्शन नहीं है, यहाँ पर दबाव बैंक ऑफ बड़ौदा बना रहा है और टाटा केमिकल्स में भी कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर है स्टॉक्स की। अब क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे ट्रेड के लिहाज से, इस सब पर बात करेंगे। हमारे जानकारों का पैनल तैयार है। फंडामेंटल्स के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स पर हमारे साथ प्रकाश गाबा, बारिश जायसवाल, सचिदानंद, कविता जैन, स्नेहा सेठ और सोनी पटनायक जुड़ने वाले हैं। 2:15 बजे फिर वोडाफोन पर नजरें रहेंगी। 5G सेवा जल्द आएगी, वो स्पेक्ट्रम स्क्रैप नहीं हो रहा है। KEI इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है आगे, और सेंसेक्स फुट्सी में जो चेंजेस होंगे उस पर यतिन को जोड़ेंगे। लक्ष्मण आपको बताएंगे कि शायद मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के तौर पर एक तोहफा मिल सकता है। बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है बजट में। आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी हमारा साथ देने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST, STBT और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपने क्रम समझा हर्षदा से कि इस मतलब 1.5 घंटे के इस शो को हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्या क्या अगर आप देखें इस शो में है। ट्रेड स्पिक करना शुरू करते हैं, मानस से बात करते हैं पहले। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा मानस? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ था। आज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ध्यान रखिए, जो करेक्शन देखने को मिला था वो 10-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। तो मेरे ख्याल से अब एक नए मूव में आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। 45-25 का टारगेट सेट करना है आपको, करंट लेवल्स खरीदारी करनी है, और 42-90 ये कैश लेवल्स हैं, 42-90 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 4400 कॉल ऑप्शन जो 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपको 40 रुपए के नीचे लगाने हैं इस ऑप्शन में। टारगेट आपको सेट करने हैं 150 रुपए के। डिस्क्लेमर ये है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, तो आपने एस्कॉट्स आज जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत तेज़ी से अपने सारे अगर आप देखें तो क्लस्टर्स को पार करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एस्कॉट्स की। एक सेकेंड, 4400 की कॉल का प्रीमियम दिखाइए राइटर साहब स्क्रीन पे एक बार प्लीज़, @69। मैं खुद उस पर चार्ज देखा था, और एक बार फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे। जिसे कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, बाजार पूरा दिन वॉलेटाइल रहा, बट इस पर एक रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं था। फ्यूचर्स रखिए स्क्रीन पे प्लीज़। ये स्मूथ रहा, स्ट्रॉन्ग रहा। अब सोनी जी से बात करते हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। सोनी, एग्जैक्टली आपका ट्रेड इस वक्त का मैम? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे जुबिलियंट फूड फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस 548 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 535, टारगेट है 565 का। यहाँ पे आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जुबिलियंट फूड में करीबन 4% ऐड हो रहे हैं, और एक कंसोलिडेशन जो कर रहा था लास्ट 3 डेज में इसी रेंज पे, वो ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट ले रहा है। प्लस वीकली ब्रेकआउट लास्ट 2 वीक्स के हाई को ब्रेक करते हुए आज काफी कंफर्टेबली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो पॉजिटिव व्यू बनता है 560-565 टारगेट्स के लिए। ओके, सोनी जी का ट्रेड है जुबिलेंट फूड। ये भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन एज पे बैठा हुआ है। अभी शायद फ्यूचर्स में उतनी बाइंग नहीं है क्योंकि 0.62% वाई बिल्डअप हुआ है, बट
अगर आप प्राइस एक्शन को देखें वो बहुत स्ट्रांग है, और प्राइस एक्शन जिस क्लस्टर में है, जिस जोन में हो रहा है, वो बहुत स्ट्रांग है। प्रीएम्प्ट किया है यहाँ पर सोनी जी ने इस ट्रेड को। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे मेरा जो ट्रेड है इस वक्त वो है अपोलो टायर्स। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया। 504 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए 500 रुपए का, सिर्फ 4 रुपए। टारगेट 520 के नजर आते हैं अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स आपने पिक किया है और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही। बाकी ये भी एक बहुत क्लियर चार्ट था। कविता जी, सचिन जी से बात करते हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड सर आज का? गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अर्चना, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में मुझे लग रहा है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई है। सुबह से जिस तरीके से डेटा यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 44, 40, 44, 60 तक की एक अच्छी अपमूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 4285 के आसपास प्लेस करना है। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है अगले कुछ अराउंड 43-40 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 44-40 के लिए तैयारी हो रही है। तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये इंडिगो में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है, करीब 80 रुपए की बढ़त, तो बाय साइड का ट्रेड है ये। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर आप देखें इंडिविजुअल काउंटर्स में से मेटल स्पेस में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा है कल के सेशन से। मेटल इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, अब वहां पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो JSW स्टील, ये काउंटर अगर आप देखें तो 940 कॉल में हाई से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जहां पे अनवाइंडिंग है। इनफैक्ट 950 के भी कॉल में अनवाइंडिंग है, तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है आफ्टर रिसेंट कंसोलिडेशन, जहां पे हम देख रहे थे करके कि 938, 940 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। अभी के लिए अगर आप देखें तो काउंटर उसी के आसपास वो रेजिस्टेंस को पार करते हुए वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को लॉन्ग करना है तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 923 इसे लॉन्ग करें। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 970। JSW स्टील में एक अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट आज सुबह से कल दोपहर से स्टील कंपनियों में एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिली, तो JSW स्टील पर एक बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब आते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज का ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड की अगर बात की जाए तो मैं GMR एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है भारत का। 2 सबसे बिजी एयरपोर्ट कहे जा सकते हैं, दिल्ली और हैदराबाद के, जो ऑपरेट करता है। 27% के आसपास की क्यूमुलेटिव पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एयर ट्रैफिक की जो ग्रोथ हो रही है, आप एयरपोर्ट वगैरह में जाके देखो तो बस स्टैंड की तरह भीड़ लगी हुई है। लोग न केवल बिजनेस में बल्कि लेजर ट्रैवल में भी इस वक्त बहुत जोरों से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी इस पूरे सेक्टर में बनी हुई है, उसका फायदा जो है हमारे एयरपोर्ट्स को भी मिलने वाला है। दूसरे, एरो ट्रैफिक टैरिफ्स जो है वो भी बढ़ गए हैं। तीसरे, अब ऐसा भी लग रहा है कि जो इनके रियल एस्टेट है उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में हो सकती है। हमारा ये अनुमान है कि FY26 तक ये कंपनी बॉटम लाइन पॉजिटिव में आ जाएगी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी कुछ बातें चल रही है। सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि 120 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो 120 का टारगेट GMR एयरपोर्ट में आप लेकर चले। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। ये NSE ने कल परसों आई थिंक लॉन्च किया वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इंडिया टूरिज्म, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। उसमें इंटरग्लोब भी है, उसमें GMR एयरपोर्ट भी है, उसमें आई एम श्योर होटल स्टॉक्स भी मेंशन्ड है, लेकिन ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स भी शामिल है जिसका जिक्र सोनी कर रही थी। इस पर आपकी नजर गई है क्या इस इंडेक्स को खरीदे तो इन सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर मिले, वो कुछ ट्रेड बनेगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस वक्त ट्रैवलिंग पे बहुत जोर है, फिर वो चाहे आपके कॉर्पोरेट ट्रैवल हो या लेजर ट्रैवल हो, दोनों तरफ से बिजनेस ट्रैवल, सब में बहुत जोर है। लगातार लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो चाहे होटल्स हो या लगेज मैन्युफैक्चरर्स हो, ट्रैवल टूरिज्म वाली कंपनीज हो जो टिकट वगैरह के काम करती हैं, या सीधे सीधे फ्लाइट्स वाली हो, होटल्स वाली हो, ये सारा ही बास्केट आपको एक साथ मिल जाता है।
तो आप अगर उतने डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कौन से कंपनी में लगाऊं नहीं लगाऊं, अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरे सेक्टर में आप बुलिश हो तो वहां लगा सकते हो। अदरवाइज मेरी पर्सनल राय ऑलवेज ये रही है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जहां अपॉर्चुनिटी दिखती हो वहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके ट्रैवल टूरिज्म और होटल्स पे बात छेड़ती हुई हर्षदा, जुबिलेंट आज वाकई अगर आप देखें बहुत एग्रेसिव मूव में है। अच्छा, कुछ देर में हम एक बार फिर से जोमेटो पे बात करेंगे, बट मीनवाइल अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें, देखिए ट्रेडिंग होती है थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे, क्लियर विजन कहाँ पर है। और जैसे कि अभी मेरे ख्याल से स्नेहा जी ने जो ट्रेड पिक किया, और जो स्नेहा जी ने ट्रेड पिक किया उसमें क्लियर विजन ये है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स इस वक्त डे हाई पर, और क्लियरली एक जिसे कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। अगर मैं उस सेशन को यानी 3 जून को अगर इस वक्त पिक्चर से निकाल दूँ, इस चार्ट से निकाल दूँ, तो टेक्निकली वी आर नाउ फ्लोटिंग एट ऑल टाइम हाई। मतलब इस प्राइस में हम टिके नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज एक क्लियर अगर आप देखें तो यहाँ पर विजन मिल रहा है निफ्टी मेटल पे। लेट्स ब्रिंग टाटा स्टील नाउ। टाटा स्टील को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। ये भी चार्ट अब बेहतरीन शेप लेता हुआ 181। सचिन, आपकी राय, मेटल्स अब धीरे धीरे इस स्क्रीन पे बस कर रहा है। JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील, आपका टेक मेटल्स में क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर ध्यान JSW स्टील पे ही रहेगा। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमने इसे डिस्कस किया था। 900-920 के आसपास का जो इसने सपोर्ट अच्छी तरह मेंटेन किया है, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी, एंड वो ब्रेकआउट के बाद आज फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छी हेडरूम अवेलेबल है। 960 के पोजिशनल टारगेट्स हमने डिफाइन किए थे कल के सत्र में, तो मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। जिस तरीके से इसने ओपनिंग अच्छी तरह मेंटेन की थी अराउंड 930 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस आपको वहीं पे प्लेस करने होंगे। एंड अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है 960 965 के टारगेट के लिए। जी हाँ, JSW स्टील पे अगर आप देखें, हमारे जो मेहमान हैं उनका क्लियर विजन है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, स्ट्रेंथ यहाँ पर, मेटेरियल अच्छा कर रहा है। निफ्टी बैंक में कितनी वोलेटिलिटी है। अभी जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से जब हर्षदा ने इंडेक्स रीड किया, 2.6 पे वैल्यू थी 51,751, अब है 614। मतलब कुल मिला के 10 मिनट के अंतराल में 150 पॉइंट। अब दिक्कत यह है कि ऐसे इंडेक्स को एज ऑफ नाउ अवॉइड करिए। जब 150 पॉइंट अगर 10 मिनट में खिसक जाए तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, रीजनेबल टारगेट करना फिक्स होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे कमेंट कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे अगर कोई चीज़ स्टेबल है, दैट्स ओनली आई थिंक मेटल्स। राजेश अग्रवाल जी, ये जो बीते एक हफ्ते में हुआ बैंकों के साथ, और स्पेशली जिस तरीके से बड़ी तीव्र गति से पैसा आया FIIs का, उसने HDFC बैंक की एक ट्रेजेक्ट्री को बदल दिया। आपने इस फेज को कैसे रीड किया? क्या आप लोगों में क्या वो था, क्या मैं एक लेफ्ट आउट फीलिंग, यार HDFC बैंक नीचे ऐड करना चाहिए था या ऊपर और ऐड कर लो? बैंकों में अपने आप को कैसे प्लेस कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए वृंदा जी, खुशी की बात यह है कि जब HDFC बैंक और कोटक दोनों के बहुत बुरे न्यूज फ्लोज चल रहे थे और एकदम नीचे के भाव में थे, HDFC बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1300 समथिंग तक चला गया था, तो उस समय भी हमने आपके चैनल के माध्यम से लगातार बाई की कॉल दी, ये कह करके कि साल 1.5 साल का नजरिया हो तो ये बिल्कुल बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। आप ऐसे देखो, HDFC बैंक को आज के डेट में विश्व की 5 सबसे बड़ी बैंक में गिनती हो रही है मर्जर के बाद। अगले साल आने FY 26 तक ये 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगी। इसकी सारी सब्सिडरीज जो है बहुत शानदार तरीके से कामकाज कर रही है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। NIMs में थोड़ा दबाव था नो डाउट लास्ट 2 क्वार्टर्स में, बट जब इतना बड़ा मर्जर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह होती है तो थोड़ा दिन तो ये सब चलता है। तो अगर कोई एंटिटी आपको 80,000 करोड़ का बॉटम लाइन डिक्लेयर कर रही है, इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी है, सब कुछ है, और हम सब उलझे हुए हैं कि भाई NIMs में 10 बेसिस पॉइंट का या 5 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ गई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए। हमने हमारे क्लाइंटों को लगातार दिलवाया हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी HDFC बैंक और कोटक बैंक में खरीदारी की ही सलाह दी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बढ़त हो गई है 100-150 रुपया की, उसके बावजूद अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। 12 से 18 महीने का किसी का नजरिया हो, एक मुश्त न लेना चाहे तो SIP कर ले,
लेकिन इसे पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखें। अगर छोटे बैंकों की बात की जाए तो हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में सिटी यूनियन बैंक, यस बैंक ऐसे कुछ बैंक है जो लंबी अवधि में अच्छा पैसा दे सकते हैं। ओके, तो छोटे बैंकों में भी एक्सपोजर लिया जाए। अच्छा, इस बीच वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे। टेलीकॉम साइड पर आज देखिए ये काउंटर वोडाफोन का 3% ऊपर है। भारती एयरटेल में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। भारती के अलग कारण है, वोडाफोन के अलग कारण है। वोडाफोन का कारण यह है कि 17 सर्कल में अब 5G सर्विस की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। दोनों स्पेक्ट्रम बैंड्स में 5G रोल आउट करती हुई कंपनी दिखाई देगी। असीम मनचंदा के पास चलेंगे जिनके पास और डिटेल्स है। असीम, बताइए कब शुरू होगी ये 5G सेवा? सरकार जब भी कभी किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम देती है तो उसके साथ एक शर्त रखती है कि आप इस स्पेक्ट्रम की होल्डिंग नहीं करेंगे, आप इसके अंदर अपनी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। तो जो भी टेलीकॉम कंपनी है उनको 2 साल पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था। उनकी लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त जोड़ी गई थी कि आप 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अपनी सर्विसेज शुरू कर देंगे। बाकी सारी कंपनियां अपनी 5G सर्विसेज का रोल आउट कर चुकी है, उनका कमर्शियल भी यूज कर चुकी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसमें काफी पीछे चल रहा था। तो कंपनी ने अब पेनल्टी के साथ अपने सर्विसेज का रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। कंपनी के पास 5G स्पेक्ट्रम है वो 17 सर्किल में और 2 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर है। जो हम सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर अपना 5G स्पेक्ट्रम का रोल आउट पूरा कर लिया है, रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। तो कंपनी के ऊपर इसके ऊपर पेनल्टी भी लगी है। कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए की इसको लेकर के पेनल्टी भी चुकाई है। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक अगर कंपनी 15 अगस्त तक ये अपने सर्विसेज शुरू नहीं करती या टेस्टिंग नहीं कराती तो कंपनी का जो स्पेक्ट्रम था वो भी वापस लिया जा सकता था। तो वो एक खतरा यहाँ पर कंपनी के ऊपर से टल गया। कंपनी ने अपना रोल आउट नेटवर्क टेस्टिंग करा दिया। आगे भी कंपनी अपना 5G सर्विसेज का रोल आउट जो है वो शुरू कर सकती है। बाकी कमर्शियल सर्विसेज भी वो शुरू कर सकती है, लेकिन अभी कंपनी का जो फोकस है वो सिर्फ 4G सर्विसेज के ऊपर है। जो कंपनी के मालिक है वो पहले ही कह चुके हैं कि हम अगले 6 से 9 महीने के अंदर 5G सर्विसेज शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कंपनी की 5G सर्विसेज कुछ एक इलाकों में देखने की शुरुआत मिल जाए। कुछ एक इलाकों में 5G सर्विस, वीरू मैं चाहती हूँ उनकी 4G सर्विस ही अच्छे से चल जाए, उसी में मैं खुश होंगी। लेकिन वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। स्नेहा, भारती एयरटेल आई एम श्योर आपने देखा हो, वोडाफोन ऑफ कोर्स एक एब्सोल्युटली वाइल्ड ट्रेड रहता है। भारती एयरटेल में आगे यतिन बताएंगे कि कैसे फुटसी और दोनों सेंसेक्स में वेटेज बढ़ने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। ये सुबह में 1400 के आसपास मिल रहा था, 1423 का हाई इसने छुआ है। अब बीचों बीच क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए? यस हर्षदा, अगर आप स्टॉक देखें तो कंटिन्यूसली 20 डेमा के ऊपर ऑन द डेली चार्ट चल रहा है। ऐसे कोई भी अगर चार्ट कंटिन्यूसली अगर आप देखें 20 डेमा को सपोर्ट दे रहा है, इट इज सेट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक यहाँ पे चांस ले सकते हैं। 20 डेमा से ही रिकवर कर रहा है। विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो 1372 का आज लो है, उसी का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। पोटेंशियल है करके कि ये जो रिसेंट हाई 1430 के ऊपर 1435 के ऊपर भी जा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हैं। पोटेंशियल है करके कि एटलीस्ट 1450 1455 ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। 1450 1455 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। भारती एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है। होपफुली 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पर और मोमेंटम देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ की। अच्छा, मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले बात कर रही थी एक फंड मैनेजर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी अग्रेसिवली बेट कर रहा है और उसमें कई सारी कैपिटल गुड्स कंपनियां भी शामिल है और KEI जैसे प्लेयर्स भी दरअसल उस फंड का हिस्सा है। तो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, एक अंदाज़ा लेंगे कि बिजनेस में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि इनके प्लांट्स में एक काम रोका था, कुछ स्ट्राइक चला था, तो वो अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं, लेकिन क्या इम्पैक्ट आया उस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ दरअसल कंपनी के CMD अनिल गुप्ता है। अनिल जी, पहले तो ये जो हड़ताल चल रही थी उस पर एक अपडेट दीजिए। हम सुन तो रहे हैं कि रेजोल्यूशन आ गया है, लेकिन इसका क्या कुछ ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आया, बिजनेस सफर हुआ? जी, ये जो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इसका सिर्फ एक दिन के लिए काम रुका था 19 जून को, और 20 तारीख को येस्टरडे 12 बजे से ऑपरेशन दोबारा चालू हो गया। इट वाज कुछ कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये हुआ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, बट ऐसा कभी हमारी कंपनी में पिछले 20 सालों में ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। तो एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड
पूरा प्रोडक्शन एज यूजुअल है, 100% विद 100% अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स। कोई स्थिति अधूरी और जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का अगले 30 दिन का एडिक्वेट इन्वेंट्री है, और जो 8-10 करोड़ का जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है उसको हम अगले एक हफ्ते के अंदर उसको पूरा कर लेंगे। सर, मैं आपसे फॉलोअप में यही पूछ रही थी कि ऐसी कोई स्थिति अधूरी तो नहीं रह गई है कि आगे फिर कोई किसी तरह का मनमुटाव उभर कर आए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओके। कोई किस्म का ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था किसी कुछ टर्म्स का, वो उनको समझा दिया गया और मैटर रिजॉल्व। ओके, चलिए अब रात गई बात गई सर। 8 करोड़ के प्रोडक्शन लॉस के साथ ये एक दिन की हड़ताल खत्म हो गई। चलिए ना, अब आते हैं नॉर्मल ऑपरेशंस पे। मैं अनिल जी एग्जैक्टली जैसे ही केबल और वायर सेगमेंट मेरे जहन में आया, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो प्राइसेस काफ़ी फर्म रहे हैं, अभी डायरेक्शन क्या है आपकी इनपुट कॉस्ट की, और एग्जैक्टली इस क्वार्टर के मार्जिन्स पे क्या ये प्रेशर डालेंगे या फिर कुछ फ्लैट ही रहेंगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले? देखिए, जो मेटल्स का असर है, पिछले 3-4 साल से मेटल्स में 2020 से ही ये वॉलेटिलिटी चल रही है, और जब कोविड के बाद 2020 में और 2021 में मेटल्स बहुत ज्यादा बढ़े थे, तब भी हमारे मार्जिन्स पे कभी इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज मैंने हमेशा रिट्रेट किया है कि जितना भी ऑर्डर बुकिंग होता है, मेटल्स को हम उतना मेटल्स को हम कवर करके रखते हैं विद एक्चुअल परचेज एंड इन्वेंट्री, और रिटेल के जो हमारे जो स्टॉक्स हैं वो रेगुलरली हर 15 दिन के अंदर हमारे रेट्स जो हैं अपडेट होते हैं, और जितने B2B सेगमेंट के टेंडर्स हैं उनको हमेशा करंट मेटल प्राइस से अपडेट करते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होते हैं। तो हमें मेटल से कभी भी पिछले 4 सालों में कभी भी मार्जिन इम्पैक्ट नहीं आया। ओके, चलिए, तो मार्जिन्स का इम्पैक्ट बहुत नहीं पड़ेगा, आप मान रहे हैं। अच्छा सर, इस क्वार्टर में क्योंकि अभी रियल एस्टेट काफ़ी पीक पे है, और आई थिंक हम जो खुद ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। अभी सारे सेगमेंट्स B2B या फिर रिटेल कैसा कर रहा है, और इस बार के वॉल्यूम्स की जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो किस तरफ या फिर किस डायरेक्शन में या फिर किस ब्रैकेट पे रहने की अनुमान है इस बार? देखिए, आपका जो कहना है कि रिटेल काफी स्ट्रांग है, वो हम भी अपने प्रोडक्ट में भी विटनेस कर रहे हैं, और हमने साल के शुरू में ही जो है इस साल का 15 से 16% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करता हूं, मैं अगर मेटल बढ़ गया तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम वो ग्रोथ करेंगे और उससे बेटर एक्सीड करेंगे, और इस पूरे साल में और अगले सालों में भी ये जो ग्रोथ है और इम्प्रूव होगा। हमारे जितने भी नए ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस थे चिंचपाड़ा में और पथरेड़ी में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं, और जून एंड तक दोनों जगह पर ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जो रफली 15 to 16% रेवेन्यू गाइडेंस दे चुके हैं FY25 के लिए, उसी को इंटैक्ट रखने का भरोसा है या फिर उसे बेटर करने की भी गुंजाइश आ सकती है अनिल जी? देखिए, गाइडेंस तो उसी का देंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। और खासतौर से आपका कंज्यूमर बिजनेस B2C बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेटेड है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन डिमांड काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है, इसकी हमने डेटा पॉइंट्स पढ़े हैं, ये आप लोगों के लिए किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है? देखिए, एक्चुअली हमारा जो वायर है और केबल है, वो वायर एक कंजम्पशन प्रोडक्ट है जो एक्चुअल हाउस वायरिंग के लिए जाता है, बट जो केबल्स हैं उसका भी एक ट्रैक्शन रियल एस्टेट के साथ होता है या इंडस्ट्रीज के साथ होता है, और उसका बेनिफिट तो देखने को मिल रहा है डिमांड पुश का, बिकॉज डिमांड काफी स्ट्रांग है रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रीज में, और कैपेक्स पुश तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारा मिलाकर अगर आज कैपेसिटी हो तो ग्रोथ और बेटर की जा सकती है, और इसकी कोशिश रहेगी। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, जो डोमेस्टिक फ्रंट पर डिमांड है
और जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, FY25 में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आता हुआ दिखाई देगा? क्या ये डोमेस्टिक मार्केट ही राइड करने वाला है आपके अर्निंग्स ग्रोथ को? एक्सपोर्ट ग्रोथ इस साल 50 से 55% के करीब रहने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले हमारी। हालांकि डिमांड ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन हम ग्रोथ को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में अपनी कैपेसिटी को देखते हुए इस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हिट ना हो और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी आए। जैसे जैसे हमारी कैपेसिटीज रैंप अप होंगी अगले साल में, जो हमारा बड़ा कैपेक्स चल रहा है अभी सानंद में, इस साल रफली 900 से 1000 करोड़ का कैपेक्स है और अगले साल भी 500 से 600 करोड़ का कैपेक्स है। तो वो जब कैपेसिटीज हमारे पास आ जाएंगी देन हम एम करेंगे कि हम अपनी ग्रोथ को और फास्टर करें एक्सपोर्ट फ्रंट पर। डोमेस्टिक तो हमेशा फोकस रहा ही है। तो उम्मीद करता हूं कि जो 16% का हमने गाइडेंस दिया है उससे ज्यादा हमारा इंप्रूवमेंट है। अच्छा सर, ये सानंद फैसिलिटी का फर्स्ट फेज कब तक आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? और ये जो भिवाड़ी वाला जून में था, ये आ चुका है ना? ये ऐड हो गया है? ये जून एंड तक इसमें पार्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है बस, बट जून एंड तक ये पूरा हो जाएगा। अगले 15-20 दिन में फुल प्रोडक्शन पे आ जाएगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में आज आप शामिल हुए। कुछ पॉइंट्स थे, स्पेशली दिस स्ट्राइक, आई मीन उसको आपने क्लेरिफाई किया। एक दिन का प्रोडक्शन लॉस हुआ, लेकिन क्योंकि आपकी खुद की इन्वेंट्री इतनी स्ट्रांग है, उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मार्जिन्स को लेकर, मेटल प्राइसेस को लेकर बहुत अगर आप देखें आप कंसर्न नज़र नहीं आए, मार्जिन्स ट्रैजेक्टरी पे कोई डेंट नहीं पड़ेगा। और एक्सपोर्ट और साथ ही साथ वो जो एडिशंस थे, आर्थिक कैपेसिटी एडिशन, सब पे लेकर आपने अपनी टिप्पणी करी। अभी हमारी जो बात हो रही थी कुछ देर पहले हर्षदा और मेरी आपसे 2 बजे, क्या बात हो रही थी? निफ्टी को लेकर आइए। अगर 570, 580, 590 मिल जाए, अगर ट्रेड लोअर ट्रैजेक्टरी में पिक किया तो निकाल लीजिएगा। देखिए 590 हाई लगा अभी हमारी बात हुई 2.6 पे 590 का हाई लगा और क्या कोलैप्स हुआ। थोड़ा सा इंडेक्स से दूर हो जाइए, मेरे को एक सेंस मिल रहा है यहाँ पे। और अब ना बाय एंड डिप्स मत कीजिएगा। और आप निफ्टी बैंक को भी देखिए, निफ्टी बैंक 51,423 अब जिस तरीके से बाजार कोलैप्स हो रहा है इसी रेंज में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंडेक्स से दूर हो जाइए। सचिन, इंडेक्स पे सेंस क्या है आपका? एक सेकंड व्यू लेना चाहता हूँ मैं, आपका ओपिनियन। वीरेंद्र जी, मैं काफी सहमत हूँ आपके ओपिनियन से। मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर जिस तरीके से एक रेंज बन गई थी 23,600 से लेके 23,400 की, मुझे लग रहा है वो रेंज वेल एस्टैब्लिश्ड है। एंड एक्सपायरी क्लोजिंग मुझे लग रहा है कहीं जाकर 23,540 के आसपास ही प्लेस होगी। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर यहाँ से ऑस्किलेशन हो जाए तो यहाँ पर मोमेंटम चेस नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं जाकर 23,520, 540 के आसपास ही आज का दिन समाप्त हो सकता है। 23,400, 23,450 के आसपास ही क्लोज देखने को मिलेगा। तो यानी कि इन लेवल से ज़्यादा कुछ अलग होने वाला है नहीं। कविता जी हमारे साथ जुड़ गई है। कविता, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो काउंटर रेजिलियंस शो कर रहा है वो अदानी पोर्ट्स, मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए देखने चाहिए। गैप एरिया फिल होना चाहिए, 1487 के लेवल पर है। 1520, 1540 के प्राइस टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा मेंटेन करेंगे, 1465 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, अदानी पोर्ट में एक बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1465 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, सचिन ने कुछ और आइडेंटिफाई कर लिया, बताइए सचिन। हर्षदा, यहाँ पर जो वीकनेस नजर आ रही है वो थोड़े से फार्मा काउंटर्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर सन फार्मा ने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ा है, लगभग अराउंड 1470 के आसपास का ये स्विंग लो था। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा दबाव में रह सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। नीचे जो मेजर सपोर्ट है इसका अराउंड 1440 का है, तो 1440 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1478 पे लगाना है। ओके, तो सन फार्मा में एक शॉर्ट का ट्रेड। सन फार्मा में वैसे भी सुबह से ही कुछ वीकनेस देखने को मिली है। यहाँ पर हल्का हल्का दबाव देखने को मिल रहा है।
बाकी पूरा फार्मा पैक भी साइडवेज ही है। चले अब बात करते हैं इंडेक्स में जो बदलाव होने वाले हैं। सोमवार को जब हम ट्रेड में लौट कर आएंगे, सेंसेक्स कुछ बदला सा दिखाई देगा, क्योंकि सेंसेक्स की वो 6 माही वाली रीबैलेंसिंग होने वाली है। इनफैक्ट सेंसेक्स ही नहीं, फुटसी की भी रीबैलेंसिंग होगी और 3 बजे से वो एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई देगा। पहले बात करते हैं अपने घर की, सेंसेक्स की। यहाँ पर 24 जून को जो बदलाव लागू होंगे उसमें क्या अलग दिखाई देगा, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो हर्षदा, जैसे कि आपने कहा रीबैलेंसिंग है और 2 स्टॉक्स पे खास फोकस रहेगा। अदानी पोर्ट की हमारे गेस्ट ने भी बात की अभी। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ये सेंसेक्स का इंक्लूजन कैंडिडेट है और यहाँ लगभग $250 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा की बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। $250 मिलियन यानी ब्रॉडली आप पकड़ लीजिए 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अदानी पोर्ट्स जो है वो ऐड हुआ है सेंसेक्स में। आपको एक्सक्लूजन्स की साइड पे विप्रो दिखाई देगा और यहाँ $170 मिलियन के आसपास की सेलिंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी, यानी ब्रॉडली 1500 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की सेलिंग यहाँ आती हुई नज़र पड़ेगी। तो अदानी पोर्ट इन, विप्रो आउट, ये तो ट्रेड आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब से कुछ ही पलों में 3 बजे से रीबैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। और अगर हम वेटेज की बात करें तो सेंसेक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है। भारती एयरटेल, इन्फोसिस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, ये सब दिग्गज शेयर्स हैं, यहाँ वेटेज बढ़ रहा है। और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं $1 करोड़ से लगभग $5 करोड़ तक की यहाँ बाइंग आती हुई नजर पड़ेगी। फ्लिप साइड पे M&M, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, मारुति, ये सारे वो शेयर्स हैं जहां आपको सेलिंग दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये वेटेज कम होने वाले स्टॉक्स हैं। तो ये 7-8 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स का लिस्ट है जो आपको आखिर के आधे घंटे में ध्यान रखना है सेंसेक्स रीबैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सेंसेक्स रीबैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है। इस बीच मैं आऊँगा यतिन आपके पास, लेकिन मीनवाइल जरा आप एक बार मार्केट्स का क्रैक देखिए। आपकी स्क्रीन पर जरा एक बार लेके आइएगा इंडेक्स, और क्या कोलैप्स हुआ है और डे लो की ट्रेजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ इंडेक्स है। 9, it's 23406। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बार एक काम कीजिएगा, इस चार्ट पे आपको ड्रॉ करना है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 डे में ज्वाइन कीजिएगा इस पे और फिर दिखाइएगा। 10 डे में निफ्टी का परसिस्ट करता है करीब 23,310, 320 की ट्रेजेक्टरी में। मानस, आपका व्यू क्या बन रहा है? अगर ये 400 की ट्रेजेक्टरी टूटती है तो 23,300, 330, 320 लाइकली लग रहा है आपको? तो देखिए 400 बहुत ही अहम सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट भी है और वहीं पर ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज भी है। तो एक बार अगर वो निकला 350 के नीचे, अगर निकल गया निफ्टी, उसके नीचे गया, तो एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 23,100 है। तो नजर रखनी है, अभी एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन भी है। मेरे ख्याल से मंडे को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर निफ्टी पे एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। निफ्टी में इस समय कोई कंपल्सिव या फिर कोई बड़े अग्रेसिव ट्रेड ना लें। लेकिन फुटसी की रीबैलेंसिंग की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ की स्टॉक्स होंगे जिन पर नजरें होनी चाहिए। अगले 10-15 मिनटों में वो एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। यतिन बताइए किन पर नजरें हैं? हाँ, तो FTSE की बात है जहाँ तक कि, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने हैं, खास करके जो नई लिस्टिंग्स हैं यहाँ आपको वेटेज चेंज होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कि इंक्लूजन का सवाल है, FTSE में आपको दिखेगा कि ICICI बैंक, भारती एयरटेल, कोटक बैंक, वोडाफोन आइडिया और इरेडा, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां आपको वेटेज ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा ICICI बैंक में $170 मिलियन और भारती में लगभग $100 मिलियन, यानी 800 से 1500 करोड़ रुपए की बाइंग इन सारे स्टॉक्स में आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। बहुत सारे नाम है, होनासा कंज्यूमर, प्रेस्टीज, सेलो, ऑयल इंडिया, लेकिन फोकस फ्लिप साइड पे भी करते हैं। आउटफ्लो कहाँ देखने को मिल रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, टाटा पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जहाँ सेल फ्लोज दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इनका वेटेज जो है घट रहा है FTSE में। तो आज सेंसेक्स FTSE दोनों की रीबैलेंसिंग है। आखिर के आधे घंटे में बहुत सारे स्टॉक्स में प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आपको दिखाई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और आज सुबह से वैसे भारती एयरटेल तो फोरफ्रंट पर है ही, वहाँ पर बड़े मूव्स देखे गए हैं। और इधर दोनों सेंसेक्स में वेट बढ़ने का इम्पैक्ट और फुटसी में भी वेट बढ़ने का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अग्रवाल जी, भारती पसंद है आपको आजकल? जी बिल्कुल पसंद है। अगर आप देखो तो टेलीकॉम पूरा इस स्पेस बहुत हलचल में है, खास करके कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हुए हैं, 5G की लॉन्चिंग वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन से पहले से ये समाचार या कह लीजिए कि खबरें बाजार में चल रही थी कि हो सकता है इलेक्शन के बाद अच्छा खासा टैरिफ हाइक हो।
तो जिसपे आरपूस से में इनके पॉजिटिव इफेक्ट आने की बातें चल रही हैं। फिर अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग आरपूस में उस हिसाब से ही बढ़त होगी। बाजार ये मान के चल रहा है कि 20 से 25% की बढ़त टैरिफ में हो सकती है, तो उस कारण से ये बना हुआ है तेजी का माहौल। अदरवाइज भी अगर मुझे कोई स्टॉक चुनना हो इन तीनों में, तीनों कैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन या जियो जो कि रिलायंस के अंदर है, तो भारती और जियो ही बेटर बैठते हैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है आरपू के हिसाब से या सब्सक्राइबर एडिशन के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को खरीदारी करनी हो, भारतीय एयरटेल थोड़ा सा करेक्ट हो, 1350 के आसपास मिले, तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। रिलायंस में खरीदारी की जा सकती है निवेश के लिए। लेकिन जहाँ तक वोडाफोन की बात है, कई नई चीजें हो रही है, रुपए उठाए उन्होंने ओरियाना इन्वेस्टमेंट से, फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया, उसके बाद अब वो वेंडर्स से पैसे लिए, कुछ रुपया और उठाने की बात कर रहे हैं डेट कम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं कंपनी में। तो अगर ये पॉजिटिव बैठता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी कि 4G ठीक-ठाक चल जाए, वो ठीक-ठाक चलने लगे और 5G का रोल आउट ठीक-ठाक हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी 15-20% की बढ़त 20-22 रुपए की टारगेट हो सकते हैं। बट मैं फिर कहूँगा वोडाफोन एक रिस्की बेट है, सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से ही ध्यान रखें इस वक्त, और भारती और रिलायंस में इन्वेस्टमेंट लायक खरीदारी की जा सकती है। तो वोडाफोन ऑफ कोर्स एक क्लियरली रिस्की बेट है, लेकिन वोडाफोन में भी थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है फुटसी वाले मामले में, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। स्टॉक अब देखिए 4% ऊपर। भारतीय एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, और भारतीय पर हम पहले कॉल ले चुके हैं। 1455 का टारगेट स्नेहा ने दिया है। चलिए अब बात करेंगे चार का चौका की। सोनी पटनायक देंगी सस्ता ऑप्शन। सचिदरन तैयार है एफनो सुपरस्टार के लिए, और चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन और राजेश अग्रवाल से समझेंगे मिड कैप फंडा। अब 2:40 हो रहा है, तो ट्रेड्स लेना शुरू ही कर लेते हैं। सोनी बताइए सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी, यहाँ पे रहेगा एस्ट्रल 2300 कॉल ऑप्शन। बाई करना है 26 के रेंज में। स्टॉप लॉस रहेगा 10, टारगेट है 45, दूसरा टारगेट रहेगा 58। काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है 2300 लेवल को क्रॉस करेगा। काफी अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग यहाँ उसके ऊपर का आपको दिखेगा टुवर्ड्स 2350 2360 लेवल। सो इसीलिए सेफ बेट यहाँ पे 2300 कॉल ऑप्शन पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2300 का कॉल लेने की सलाह। एस्ट्रल आपको याद होगा सुबह में पहले 2-4 ट्रेड्स में एस्ट्रल की भी हम बात कर रहे थे, और मोमेंटम इसने होल्ड किया है, भले ही ऊपरी लेवल से इंडेक्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ गई हो। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ आएंगे, और सचिदानंद आपकी बारी, बताइए एफनो सुपरस्टार। सचिन आपके पास शॉर्ट करने की सलाह होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से पूरा हफ्ता गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस आए हैं 3300 3350 के जोन में, एंड अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक अच्छी चाल बना दी है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 3200 का सपोर्ट भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीक होगा, एंड एक अच्छी मूव बन सकती है ऑन द लोअर साइड टिल 3170। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 3262 के आसपास लगाना है, एंड ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे सेल ट्रेड है आपका इस वक्त, और ये सेल कॉल। अब चलते हैं कविता जी के पास, आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या वीरेंद्र जी, सो जुबिलेंट फूड इज लुकिंग गुड। मुझे लगता है स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी ये काउंटर एक बहुत अच्छा सॉसर फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। सो एज ए स्विंग टारगेट मुझे लगता है 585 590 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 540 का, वेरएज जो मोमेंटम चेज कर रहे हैं मुझे लगता है 565 575 की प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट केस 549 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, आपका जुबिलेंट फूड्स इस कार्यक्रम में 2 बार अब तक अपीयर हो चुका है लॉन्ग कॉल के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मिड कैप फंडा की बात की जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि फार्मा में बहुत हलचल मच रही है। वहाँ लगता है कि आने वाले दिनों में कोई पोजीशन कैरी करता है तो अच्छे पैसे बन सकते हैं।
इस कड़ी में हमने मिड कैप स्टॉक के हिसाब से शिल्पा मेडिकेयर को चुना है, जो कि अगर आप देखो तो डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और कमर्शियलाइजेशन करती है जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि एपीआई फॉर्मुलेशंस वगैरह। न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी केटर कर रही है, और हालिया में इन्होंने 500 करोड़ की क्यूआईपी करी है। ऑन्कोलॉजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है। अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 15% के आसपास कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वहां पे पकड़ बनी हुई है। और नंबर्स की अगर बात की जाए तो इस तिमाही में बड़े शानदार नंबर आए थे। बॉटम लाइन में बहुत अच्छा जंप देखा गया था। क्यूआईपी में कुछ मार्क्यू इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को अगर कोई होल्ड करके रखता है तो साल भर के नजरिए से अगर रखता है तो 650 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, शिल्पा मेडिकेयर, एक बात तो है राजेश जी का, और वो राजेश जी जो सुबह था, इनका कोई सरोकार तो है शिल्पा मेडिकेयर से। 580 पे ये बाय कॉल है। अच्छा, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं जनाब, अव्वल दर्जे का स्टॉक है। और 580 पे याद रखिएगा, ये इस वक्त जून 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आगे ट्रेड कर रहा है। मूव अच्छे हैं इसमें। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे, और वो 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे फेंकता हूँ एक एक करके। यहाँ पे पहला ट्रेड लिया था आज सोनी पटनायक जी से, और उन्होंने पिक किया था यहाँ पर एस्टेल का कॉल 2300 का फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 45-48 ऑन द हायर साइड। उसके बाद पिक किया हमने सचिन जी का ट्रेड, और वो था एफएनओ सुपरस्टार सेल कॉल थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। कविता जी ने पिक किया अपना मनपसंद जुबिलेंट फूड्स। हालांकि यहाँ पे लेना है फ्यूचर्स, पिज़्ज़ा नहीं, फ्यूचर्स 585 और 590 के लक्ष्य के लिए करीब 554 के जोन में। और राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया यहाँ पर शिल्पा मेडिकेयर। निफ्टी रिकवरी देके फिर ऊपर आ गया है, क्या टर्बुलेंस है जनाब। और निफ्टी बैंक करीब करीब 51,557 पे। ये अदानी पोर्ट्स शिल्पा जी की कॉल थी मेरे ख्याल से, ये कविता जी की कॉल थी। अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। इट्स 1492, और अब ये क्या कर रहा है, ये उस क्लस्टर में जा रहा है जहाँ पे गैप के साथ 3 जून को गया था। कविता जी, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? अब क्लस्टर्स कौन से नजर आ रहे हैं आपको, और कोई कॉल जिस पर आपका व्यू यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो, लेना चाहती हूँ आप? या सो वीरेंद्र जी, शो की शुरुआत में अदानी पोर्ट्स हम आपके साथ डिस्कस किए थे। जो गैप एरिया फिल होते दिखता है, अकॉर्डिंगली 1520 के प्राइस टारगेट की तरफ इससे बढ़ना चाहिए। सो 1520 1540 के टारगेट्स अभी भी ओपन है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस 1480 की तरफ, और 1520 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। 1520 का टारगेट यहाँ पर अदानी पोर्ट में आएगा। आगे तेजी की पोजीशंस आप कैरी कीजिए। अच्छा वीरू, आपने एक चीज़ नोटिस की, फ्राइडे के सेशन में बड़े दिनों बाद पीवीआर आइनॉक्स में तेजी दिख रही है। 4% ऊपर, थोड़ा थोड़ा अब शॉर्ट कवरिंग का अंश देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक हल्का सा हरकत में आता हुआ 1445 के लेवल्स। अच्छा, आज हश्ता रिलीजेस हैं कौन कौन से हैं, आपको मालूम है? ये जानकारी सिर्फ आशीष तो शख्स हमारे साथ जो है ना वो है अच्छे। राजेश जी से पूछते हैं। नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? राजेश जी हाँ। राजेश जी, आज की रिलीजेस कौन कौन सी है? कोई बड़ी रिलीजेस ओटीटी पर भी बताइएगा, सब कुछ पूरा ब्यौरा चाहिए। अच्छा, कोई बड़ी रिलीज वैसे है नहीं इस बार। छोटी मोटी रिलीजेस हैं, ना तो ओटीटी पे और ना उस पे। कुछ इंटरनेशनल सीरीज आ रही हैं, बाकी हिंदी सेगमेंट से उतनी कोई बड़ी रिलीजेस दोनों तरफ नहीं है। आपने लास्ट कौन सी मूवी देखी थी राजेश जी फिल्म थिएटर में? लास्ट हमने अभी 2-3 दिन पहले ही वो देख के आया था, चंदू चैंपियन। सो ठीक ठाक कही जा सकती है। स्पोर्ट्स बायोपिक है जो लगातार आ रही है। अब कबीर खान की स्पोर्ट्स बायोपिक है तो उसमें कुछ मिलिट्री एक्शन भी डाल दिया गया है, लेकिन कार्तिक आर्यन ने अच्छी तरीके से टाल लिया पिक्चर, तो ठीक ठाक कही जा सकती है। वीरू इंस्पायर हो गए कार्तिक आर्यन का पोस्टर देख के? वो मशीन गन चलाता हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा राजेश जी, नहीं एकदम ऐसे 6 पैक दिख रहा है। कोटा फैक्ट्री देखेंगे राजेश जी? कोटा फैक्ट्री 3 आ रही है, हो जाएगा, वो हो जाएगा अगले 1 साल में हो जाएगा। रिलीज हुई नहीं है, आजकल में होने वाली है। पिछले हफ्ते जो गुल्लक 4 आई और पंचायत 3 आई, वो बड़ी लाजवाब आई। हाँ, ये मानना पड़ेगा। गुल्लक पंचायत का सीरीज, अच्छा पंचायत ने क्या करा अपने आप को, आई मीन चौथी सीरीज के लिए उसने एस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को। लेट्स सी गुल्लक क्या गुल्लक तो अच्छा था, और ये कोटा फैक्ट्री क्या करती है। हर्षता, ये वही सारी सीरीज हैं जब कोविड ने स्ट्राइक किया था तो पहली बार
इनका जो पहला अंश था ना सबका एपिसोड 1, ये उसी टाइम की याद दिलाता है, अप्रैल 2020 21। खैर कोटा फैक्ट्री का इंतजार, कोटा फैक्ट्री वाकई कोटा फैक्ट्री। पंचायत उसी टाइम पे देखी थी। हाँ, गुल्लक थर्ड अभी देखी तक पंचायत देखी आपने? नहीं है। नहीं, तीसरी वाली नहीं देखी। आप गुल्लक देखो, गुल्लक बहुत बढ़िया बनी हुई है। हाँ, ये वैसे वीरू ने भी कई गुल्लक दफा कहा है, उम्दा। मेंशन किया है, बट होपफुली इस वीकेंड। अब 4 सीजन हो गए तो टोटल 20 एपिसोड हो गए आपके लिए। बिंज वॉचिंग का अच्छा प्लान। अच्छा नहीं वाकई वीरू कुछ कह रहे हैं? नहीं प्लीज गो अहेड हर्षदा। मैं अब नहीं ट्रेड पर मैं ये कह रहा था कि हाँ वो पंचायत, अगर पंचायत 2 नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, और जब वो आप 2 छोड़ेंगी आखिरी एपिसोड पे होंगे तो वो आपको एकदम स्टनिंग, आई थिंक, मतलब बिल्कुल एक ऐसे भाव पे छोड़ जाएगा कि शायद आपके आंसू भी निकल जाए। नहीं, और इसीलिए आप सब उसके मुरीद हैं। 2 मैंने देख ली थी, 2 देख ली थी, मेरे को 2 ओके लगी थी, इसलिए 3 की तरफ मैं गई नहीं अभी तक। जिस दिन बहुत बोर हो जाऊंगी वो भी देख लूंगी, लेकिन हमारे दूसरे जानकार बोर ना हो, इसलिए मैं मानस को अब इस चर्चा में खींच रही हूँ। मानस, आपका वीकेंड का प्लान बताएंगे तो एकदम बढ़िया है, लेकिन पीवीआर का ट्रेड तो बता ही सकते हैं। तो देखिए, पीवीआर के ट्रेड की बात कर लेते हो, ज्यादा अच्छा है। वीकेंड में ऐसे कुछ खास प्लान नहीं है। तो पीवीआर में फ्रेश ब्रेकआउट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार शायद ये 200 मूविंग एवरेज जो कि 1460 है, उसको ब्रेक करके 1510 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो खरीदारी करने की राय अभी भी रहेगी। 1414 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पीवीआर ही सुरक्षित है। जिस प्रकार की गर्मी सेंट्रल इंडिया में पड़ रही है ना हर्षदा, पीवीआर जाके ही अगर आप कुछ कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज बाहर घूमना इस वक्त पर्याप्त नहीं है। मतलब आप घूम ही नहीं सकते बाहर, घूम ही नहीं सकते बाहर, अनसेफ है वो। क्या, चलिए इस डिस्कशन को थोड़ा सा हमने यहाँ पे समेटा हल्का सा, और एक काम करते हैं, जरा 1-2 ट्रेड्स और मार्क करते हैं फिर, क्योंकि बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमको जंप करना है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा हेवल्स को, करीब 3.25% ऊपर, और ये अपने आज करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होगा। और ये पूरा का पूरी जो मतलब स्ट्रेंथ थी ना, ये पूरे आज जिसे कहते हैं ना, वाइट गुड सेगमेंट में परसिस्ट करती है। बट सोनी जी, हेवल्स ने अपना मूव दे दिया। मैंने अक्सर देखा है कि जब ये डिफरेंशियल बहुत बड़ा जाता है तो वो वोल्टास और हेवल्स जो है वो डिफरेंशियल्स को पूरा करते हैं। आपको आज वोल्टास की प्लेसमेंट कैसी लग रही है 1490 पर? यहाँ पे वोल्टास पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है टुवर्ड्स 1500 लेवल पे। तो जब तक वो 1500-1505 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, फ्रेश लॉन्ग्स थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा रेकमेंड करने के लिए। वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ये एकदम बुरा नहीं है अभी तक, बिकॉज सपोर्ट भी है 1460। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है। इधर साइड ऑफ द ब्रेक पे ही आपको पता चलेगा, बट लॉन्ग्स ऐड करेंगे तभी जब ये रेजिस्टेंस 1505 को क्रॉस कर पाएगा। उसके ऊपर टुवर्ड्स 1540 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। हेवल्स एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हाँ जरूर बना है। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ नवीन कुलकर्णी जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी। वैसे कोशिश तो कर रहा है निफ्टी संभलने की, 23,500 के लेवल्स पर आ चुका है। निफ्टी बैंक भी 51,600 के करीब बढ़ता हुआ, देखते हैं कहाँ पर क्लोज आएगा। वो आधे घंटे में रहेगा, लेकिन पहले बात होगी नवीन कुलकर्णी से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस बीच अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में नवीन कुलकर्णी CIO एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सरकार के गठन के बाद जो हमने बड़ा स्विंग देखा, उसको बहुत स्ट्रांगली FIs ने भी स्पॉन्सर किया, बट अब बाज़ार में वोलेटिलिटी काफ़ी है। आज स्क्रीन की रीडिंग करूं तो मैं लग रहा है, इनफैक्ट आज क्या कल परसों की भी करें, ट्रेड्स हैं, डे हाई पे हम क्लोज कर रहे हैं, बट वोलेटिलिटी काफ़ी है। क्या ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी एट हायर लेवल्स आपको थोड़ा सा आई थिंक अलार्मिंग सिग्नल दे रही है? क्या मार्केट का सेटअप बेसिकली लग के ऐसा रहा है? क्योंकि एक और चीज़ होती है कि बाज़ार कभी भी बड़े इवेंट से पहले अपने आप को थोड़ा सा हल्का करना चाहता है, और एक बड़ा इवेंट हमारे आगे खड़ा है,
ऑलमोस्ट हम कॉर्नर पे हैं, एज पे हैं बजट के। मार्केट सेटअप पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र जी, जहाँ तक मार्केट सेटअप का सवाल है, हम दो चीजें देखते हैं। एक तो टेक्निकल फैक्टर ये देखते हैं कि ये परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने जनरली देखा है कि ये नंबर करीब करीब 87-88% के राउंड अबाउट टॉप आउट हो जाते हैं, जहाँ पे 87-88% ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाउट द 200 डे मूविंग एवरेज। तो अभी करीब करीब ये नंबर 81-82% के करीब पहुंच चुका है। तो मतलब बहुत दूर नहीं है जहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगेगा एंड काफी हायर नंबर ऑफ स्टॉक्स में करेक्शन आएगा एंड कम नंबर ऑफ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, राइट। तो ब्रॉडली ये सेटअप हमें दिख रहा है। तो ये फैक्टर हमने लास्ट 15-16 साल एनालाइज किया, बहुत कंसिस्टेंटली काम करता है। जहाँ पे 85-86% के करीब जब पहुंच जाता है तो इट इज मार्केट टॉपिश हो जाता है और फिर कंसोलिडेट करने चालू हो जाता है, जहाँ पे ब्रेड नैरो हो जाता है। तो यही सिनारियो वापस प्ले आउट होता हुआ चांस काफी है। जैसे आप वोलेटिलिटी की बात कर रहे थे, जैसे वोलेटिलिटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप्स में करेक्शन आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जो इलोंगेटेड टेल है वहां पे रिस्क ज्यादा दिखता है, तो टेल में ऑब्वियसली कट होता है एंड मनी जो पैसा है जो ज्यादा लिक्विड और लार्ज कैप की टुवर्ड्स मूव होता है। तो पॉसिबल यही है कि ये लेवल से अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले निफ्टी शायद आउट परफॉर्म कर जाए नेक्स्ट 1-1.5 मंथ्स में, एंड मार्केट थोड़ा और फोकस करे टुवर्ड्स लार्ज कैप्स और क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ, राइट, जहाँ की टेल बढ़ाने का या स्मॉल कैप्स की तरफ शायद फोकस ना रहे। तो ओवरऑल मुझे मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट का ब्रेड थोड़ा नैरो हो जाए, निफ्टी लेवल बहुत ज्यादा ना गिरे बट इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे गिरावट ज्यादा आ सकती है। तो ये ब्रॉड सेटअप के हिसाब से मैं देख रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months। अच्छा, आपके इस आई थिंक पहले स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे नज़र आई कि आपका झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा है। इस वोलेटिलिटी में आई थिंक इन लेवल्स पे आप लार्ज कैप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नवीन जी, लार्ज कैप्स में क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है? वो जो कि इस बाज़ार का इस वक्त का बीते एक हफ्ते का फेवरेट स्पेस रहा, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या कोई और थीम? जहाँ तक सवाल है कि क्या हमें इम्प्रेस कर रहा है, सो थीम्स कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं लास्ट 6 महीने 1 साल में। तो जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे लास्ट 1 ईयर में प्राइवेट बैंक्स ने बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो वहां पे वैल्यू थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पे हम काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। बैंक्स की भी बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे कि अगर मुझे कोई पीएसयू बैंक खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा प्रिफर्ड स्टॉक होगा, राइट। तो ओवरऑल फोकस यही रहेगा कि ये सेक्टर में वैल्यू दिख रहा है, लेकिन उसमें भी फोकस थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर रहेगा, जहाँ पे ग्रोथ की संभावना ज्यादा है या अर्निंग्स के ऊपर रिस्क कम है। तो ये सब एरियाज हमारे फोकस में रहेंगे कोई भी सेक्टर में देखेंगे तो। इसके अलावा जो बाकी ब्रॉड सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल्स हो गए या ऑटोमोबाइल्स हो गए या कोई और भी जगह हो गए, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग 1-1.5 महीने में आ सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये जो भी डिप आएंगे ये सब एरियाज में, ये सब सेक्टर्स में, वो डिप्स को यूटिलाइज करके आप बिल्ड कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। अगर मैं इंडस्ट्रियल्स की बात करूं तो अगर मैं बोलूंगा एलएनटी है, जैसे एलएनटी में थोड़ी भी गिरावट आती है तो प्रोबेबली इट्स अ गुड स्टॉक टू ओन इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। वैसे ही फोकस रहेगा हमारे बाकी भी एरियाज में जहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अर्निंग्स की, तो वहां पे जब भी मतलब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमारी चलती रहेगी। अच्छा नवीन जी, आज आईटी में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला और जो एक्सेंचर के नंबर्स आए उसी के बाद ये हरकत आई है। उनकी कमेंट्री में आपको क्या पसंद आया है जो शायद रीड थ्रू किया जा सकता है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए? क्या जनरेटिव एआई के ऑर्डर्स, आई डोंट नो, भारत में कंपनियां उतने बड़े ऑर्डर्स क्या वाकई में हासिल कर रही हैं, या फिर जो कंपनियां कह रही कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम है लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में, शायद बड़े प्रोजेक्ट्स में लौट रहा है? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं और उसमें जो एनालिसिस किया है लोगों ने, मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा सा ये है कि सर्टेनिटी थोड़ी सी बड़ी है। जो वाइडर रेंज था ऑफ लेट अस से ग्रोथ, जो पहले लेट से आप प्रोजेक्ट कर रहे थे लेट से
0 से लेके 4%, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चेंज होके लेट्स से 1 to 2.5 या 2 to 3% के करीब आ चुका है। मैं ऐसे ब्रॉडली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा बनी है उस सेक्टर में, तो उस हिसाब से लोग ये सोच रहे हैं कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से आगे जाके वैल्यू बनने की संभावना ज्यादा है। एंड देन उसमें भी काफी एनालिसिस कर सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, बाकी चीजों में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, मोर ऑफ अ टेक्निकल ट्रेड, कि जहाँ पे लोगों को दिख रहा है, क्योंकि आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए, लेट्स से इन्फोसिस का जो गाइडेंस है 1 to 3% गाइडेंस, ये कोई बहुत एंकरेजिंग नंबर नहीं है। जबकि टॉप एंड में भी आ जाए अगर 3% ग्रोथ, दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी वेरी एंकरेजिंग नंबर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, कि मार्केट के ग्रोथ को अंडर परफॉर्म ही करेगा आईटी इस साल। तो अभी तक कोई बहुत ग्रेट विजिबिलिटी बनी नहीं है हमारे आईटी सेक्टर में। मुझे लगता है कि इसको काफी टाइम लगेगा, मे बी अनदर 6 months, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली शॉर्ट टर्म वाइज आईटी का ट्रेड ठीक लग रहा है। तो थोड़े लोग ले रहे हैं क्योंकि बाकी ये सेक्टर्स काफी चल चुके हैं, यही एक सेक्टर है जो काफी स्लगिश रहा है, और ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ कंपनीज बहुत हाई है ये स्पेस में, तो उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेड बहुत देर तक सस्टेन करेगा, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। अंडरलाइंग फंडामेंटल ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं, तो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है ये ट्रेड। अच्छा, बाय द वे, भारती एयरटेल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, ये इनफैक्ट डे हाई पर सबसे बड़ा मूवर रहा है और डे हाई के आसपास ही है। 1423 डे हाई था जो कुछ देर पहले हमने विटनेस किया, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, और शायद वो फुटसी और सेंसेक्स की जो रीबैलेंसिंग है उसकी एडजस्टमेंट अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक अब मोमेंटम में 3% के गेंस। टेलीकॉम में इस समय एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं क्या नवीन जी? टेलीकॉम का जहाँ तक एक्सपोजर का सवाल है, हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं, जैसे कि एक तो भारती एयरटेल है और दूसरा हमारे पास भारत इंडस टावर्स भी है, व्हिच वाज एक्स भारती इन्फ्राटेल। तो दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में काफी हाई क्वांटिटी में है, तो हम दोनों स्टॉक्स पे काफी लार्ज ओवरवेट पोजीशन रखते हैं। तो उस हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट की संभावना काफी ज्यादा है। टैरिफ हाइक अब नहीं तो लेट्स से नेक्स्ट 1-2 महीने में मटेरियलाइज हो जाएगा। ओवरऑल सेक्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, कंसिडरिंग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है, इसके अलावा एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हाई है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, राइट। तो उस हिसाब से सेक्टर का मल्टीपल कभी भी इन द नेक्स्ट 3 to 4 years कभी भी घटता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शंस का सवाल अभी खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे सेक्टर कंसिस्टेंट लगता है इन टर्म्स ऑफ अलोकेशन ये सेक्टर में रखना चाहिए। थोड़ा ओवरवेट रखेंगे तो ऑब्वियसली काफी हाई चांस है कि आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा। इस बीच जनाब आप वोलेटिलिटी देखिए, अभी कुछ देर पहले निफ्टी आया था 23,400, फिर 23,500, फिर 23,560 का लेवल लगा के आया हाई, और निफ्टी बैंक 51,758। क्या गजब की वोलेटिलिटी है, एक्सट्रीम। अच्छा नवीन जी, अभी बहुत सारे स्पेसेस की बात हुई, मैंने आपसे लार्ज कैप्स के बारे में भी पूछा। 1-2 सेगमेंट्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें वाइट गुड्स सेगमेंट इस बार हेवल्स ने अपने मूव से सबसे पहले सरप्राइज किया, उसके बाद लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद वोल्टास ने भी आई थिंक वो जो जिसे कहते हैं ना ड्रीम मूव दिया वाइट गुड सेगमेंट में। और इनफैक्ट अगर आप इस PLI थीम के अंतर्गत देखें तो शायद मेरे ख्याल से तो डिक्सन की तो खैर जवाब ही नहीं, बट अब वो शायद स्टॉक थोड़ा सा जिसे कहते हैं चेजेबल हो गया है। इस सेगमेंट में आप लोग वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी कहाँ कंफर्टेबल हैं, किसको चेज कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग आइडिया किसी में है क्या? जहाँ तक वीरेंद्र जी ये सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो हम कुछ भी लेने में बहुत दिक्कत होगी हमको। लेकिन सर लेकिन देखिए ये सेक्टर का जो देखने का तरीका है, वो ऐसा देखने का तरीका ये है कि ये जो समर रहा है ये बहुत ही मतलब टफ रहा है, मतलब इन द सेंस कि हीट बहुत ज्यादा रहा है, और इसके कारण हुआ ये है कि स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफी जोर से गिरा हुआ है सिस्टम में। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने ये सुना था कि मतलब AC का स्टॉक बहुत ज्यादा कम हो गया था, कि काफी स्टॉक साउथ इंडिया चले गया था। सो चीजें ये हो रही है कि ये क्वार्टर में वॉल्यूम नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग दिखेंगे ही AC के,
इसके अलावा मार्जिन्स भी काफी सरप्राइज करने की संभावना है। तो उस हिसाब से समर पोर्टफोलियो लोगों ने बनाया हुआ है और उसमें काफी हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जहां तक वोल्टास का सवाल है, अनदर 10% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है फॉर कंपनी लाइक वोल्टास और जो कैटेगरी में ये काम करता है। तो मैं यही एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर को हम वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं देख सकते, इसको मोर ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहिए। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सेक्टर का ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा एंड मार्जिन सरप्राइज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स का ट्रेड थोड़ा क्राउडेड हो रहा है। ओके, आपकी राय इन रेलवे कंपनियों पर अब क्या बनेगी? क्योंकि रेलवे एक पॉकेट था डिफेंस के साथ जहां पर अफलातून तेजी देखने को मिली थी। वो जून 3 और 4 में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया। अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर क्या वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं? कुछ पैसा लगाएंगे, लगाया है? जहाँ तक ये दो फेवरेट सेक्टर्स है मार्केट के, जैसे कि एक रेलवेज हो गया, दूसरा डिफेंस हो गया, राइट। ये सब सेक्टर्स में ऑब्वियसली वैल्यूएशंस तो कहाँ पे भी चीप है नहीं। हालांकि ये सेक्टर में बीच बीच में टेक्निकल फैक्टर्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा, बट फॉर नाउ ये सेक्टर्स अभी स्ट्रक्चरल स्टोरी दिख रहे हैं। तो 2 से 3 साल का कोई व्यू लेगा तो यहाँ से भी पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। बट ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज में थोड़ा कॉशियस रहूंगा, बट अदरवाइज जो सेक्टरल ट्रेंड्स है वो काफी स्ट्रांग है और वो उसमें कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज्यादा चेंज होता अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे जाके मार्जिन प्रेशर आता है तो चीजें चेंज हो सकती है, बट अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। ओके, अच्छा, एक दो स्पेस को और यहाँ पर जिस पे बात नहीं हुई नवीन जी, उस पर बात कर लेते हैं। इस बार का ऑटो में सबसे बड़ा डीम रन जो रहा वो था M&M, और मेरे ख्याल से मात्र 7-8 महीने के अंतराल में ये स्टॉक 1300 से करीब 2400 से मतलब 3000 की ट्रेजेक्टरी को छू के आया। ऑटो में कहीं स्कोप है या फिर आप इस बार के नंबर्स को देखेंगे उसके बाद ही कोई कॉल लेंगे? क्योंकि 2 व्हीलर डिलीवर कर चुका है, पैसेंजर व्हीकल डिलीवर कर चुका है, आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेन ने भी काफ़ी बड़ा मूव दिया। कहीं स्पेस बाकी है इस वक्त अब ऑटो में? जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, ये एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है कि अगर हम देखेंगे जैसे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने ये सोचा था कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर का जो इस साल बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं रहेगा, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत नहीं आएगा, 2 व्हीलर स्पेस थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कर जाएगा, राइट। एंड जो सीवी साइकिल है वो थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। ये व्यू हमारा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन हालांकि होता जैसे कि नतीजे आ रहे हैं और उस हिसाब से जो हमें समझ में आ रहा है वो यही हो रहा है कि जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि अभी मारुति का एवरेज अगर देखेंगे व्हीकल का जो कॉस्ट है हैज रीच्ड अराउंड 6.5 लाख रुपीस और ये बढ़ते जा रहा है, राइट। क्यों? तो उसके हिसाब से जो जो मार्जिन पर व्हीकल है और जो कंटेंट पर व्हीकल है ये बढ़ रहा है। जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे कि जैसे जो क्लस्टर पैनल होता है वो काफी बड़ा होता है, बड़ा बड़ा डिस्प्ले पैनल लगते हैं, तो उस हिसाब से जो प्रीमियम ट्रेंड्स है वो काफी स्ट्रांग है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो उसके जो प्रीमियम एसयूवीज है उसके जो सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसमें टॉप मॉडल्स है, तो मार्जिन की विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये सेक्टर मुझे तो लग रहा है कि अभी भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। इसमें लेकिन ये है कि अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वहां पे प्ले बन सकता है, क्योंकि जबकि ओईएम्स तो ऑफ कोर्स चल चुके हैं और जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनका कंटेंट पर व्हीकल और वैल्यू ऑफ कंटेंट पर व्हीकल ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये जैसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा उसके हिसाब से मार्जिन भी काफी इंप्रूव होगा। मार्जिन इंप्रूव होने के कारण ऑब्वियसली जो मल्टीपल्स इनको जो मिलते हैं वो काफी इंप्रूव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी का जो स्पेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है और वहां पे अगर आप स्टॉक पिक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हाई रिटर्न्स बनने की संभावनाएं है अगले 12 महीने। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए अब इस मार्केट पर, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। चलिए मार्केट पर लौटते हैं जहां पर 2354 फिर 540 की तरफ
लौटा था लेकिन फिर फिसला है, तो 23,500 के नीचे अभी भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जो भी अच्छी खासी बढ़त थी वो भी अब नेगेटिव साइड पर आ चुका है, तो ऊपरी लेवल्स पर अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव इस बाजार में बनता दिखाई दिया और निफ्टी बैंक 51,600 के आसपास है, लेकिन अभी भी 150 पॉइंट नीचे। तो डीलिंग रूम में आज किन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, यतिन से जानेंगे, फिर जाएंगे हम एसटी बीटी ट्रेड्स पर। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और दो स्टॉक जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो LTI माइंट्री, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि BTST करनी चाहिए। पोजिशनली भी वो यहां 5 से 6% की अपसाइड देख रहे हैं। और इन जनरल आज हमने देखा है कि एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद FIS की खरीदारी देखने को मिल रही है इंडियन IT स्टॉक्स में, जहां LTI माइंट्री जैसे स्टॉक्स में वो खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा बायोकॉन, ये भी एक स्टॉक है जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं। 350 से लेकर 355 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली आज न्यूज़ भी थी कि वो चाइना में अपने डायबिटीज़ ड्रग की टेस्ट के लिए JV पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे HNIs भी यहाँ काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो बायोकॉन और LTI माइंट्री, ये दोनों स्टॉक्स आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं। बायोकॉन, LTI माइंट्री, बायोकॉन सुबह से ही तेजी में और LTI माइंट्री अपने गेंस को स्टेडी रख पाया है। आज ऊपरी लेवल से मार्केट भले ही हल्का हुआ हो। चलिए BTST या ST BT ट्रेड्स, हमारे जानकार किस तरफ बैठ रहे हैं इस घंटे। गाबा जी बताइए, आपका क्या ट्रेड रहेगा? सर आप म्यूट पर हैं। गाबा जी। यस, मेरा रीस्टार्ट हुआ था क्योंकि इंटरनेट चला गया था। नो वरीज सर। मेरा कॉल रहेगा इंडिगो ऑन द लॉन्ग साइड, ट्रेड कर रहा है 4307 पर, स्टॉप होगा 4250। यस, टारगेट होगा 4500। एक दो दिन लग सकते हैं, मे बी मंडे ट्यूसडे, लेकिन इंडिगो यस इट्स अ बाय। ओके, इंडिगो प्रकाश जी का बाय है। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? या सो पर्सिस्टेंट सिस्टम को लेकर जाना चाहिए। अभी फिलहाल 3949 के लेवल पर है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3870। पर्सिस्टेंट सिस्टम को लेकर जाएं। अपसाइड टारगेट मुझे लगता है 4200 की तरफ के काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। पर्सिस्टेंट में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगी। सोनी आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा रहेगा AU बैंक में BTST करने के लिए करंट लेवल 666 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 656, टारगेट है 680-85 का एक रेंज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AU बैंक काफी अनअफेक्टेड है वॉलेटिलिटी को लेकर, और हायर साइड कॉल में जहाँ पे 680 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड बहुत एग्रेसिवली मॉर्निंग से हो रहा है, सो इसलिए एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। 680-85 को टेस्ट कर सकता है। ओके, अब बजाय मानस क्या पिक करेंगे आप? देखिए, भारतीय एयरटेल को लेके जाएंगे। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है और वापस पिछले हाईज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 1399 का स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में भारतीय एयरटेल के, और टारगेट सेट करने हैं 1445 के। हाँ, भारतीय एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी। राजेश जी, कुछ ट्रेड दिख रहा है आपको ले जाने के लिए ओवर द वीकेंड? ओवर द वीकेंड अगर ले जाना हो तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल पॉली को लेके जाना चाहिए। अगर हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो 2350 का टारगेट रहेगा, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में 2700 का टारगेट हो सकता है। भारत की प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी तरीका से ग्रोथ देखी गई है, न केवल प्लास्टिक डिवीजन में बल्कि एडेसिव में भी। जिस तरीके से इकोनॉमी में कम बैक हुआ है या रियल एस्टेट में इतनी बढ़त बनी हुई है, उससे लगता है मुझे ये रियल एस्टेट एंसेलरी कंपनीज अच्छा कारोबार करने वाली है। और रियल एस्टेट के जो अपसाइकिल होते हैं वो थोड़ा लंबा चलते हैं, 3-4 साल तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग वजह है इसमें निवेश करने की। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अब ये लोग स्टोरेज टैंक में, पेंट में, दोनों में एंटर कर रहे हैं, सैनिटरी वेयर में एंटर कर रहे हैं, जो कि और बॉटम लाइन को थोड़ा सा मजबूत करेगा। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 500-600 करोड़ रुपए इनके पास कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, जो कि इन्हें अधिग्रहण वगैरह करने में थोड़ी सहायता करता है। तो मुझे लगता है ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो एस्ट्रल पॉली बहुत सही बैठता है। छोटी अवधि में 2350, मध्यम से लंबी अवधि में 2700 के टारगेट। ओके,
राजेश जी का एस्ट्रल व्यू है लॉन्ग करने का, 3.25% आज ऊपर रहा। और हालांकि इसके लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थोड़े से ख़राब थे, बट आज अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, स्टिल एट ऑल टाइम हाई। अब आते हैं इंडेक्स व्यू पर। देखिए क्लोजिंग आज थोड़ी ख़राब है। बात ये नहीं है कि सिर्फ 92 पॉइंट है, बात ये है कि आपके पास सुबह निफ्टी आईटी का लगभग 900 पॉइंट का 1000 पॉइंट का गेन था। आपके पास एक फ्लैग का ब्रेकआउट देने के बहुत अच्छे अगर आप देखें चांसेस थे, बट आप डे लो पर क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी टेक्निकली इट्स अ क्लोज एट डे लो और आप फ्लैग के अंदर फिर आ गए। उसके बाद अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी का बात ऐसा नहीं है कि 90 पॉइंट कोई बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, बट फर्स्ट टाइम आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद आप पहली बार न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट ऑप्शन बेस के नीचे बंद हो रहे हैं, मतलब 43,500 के नीचे। और आप आज एक बहुत नज़दीक क्लोज दे रहे हैं 10 डे एक्सपोजर एवरेज के। सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। आज क्लोज बहुत ख़राब नहीं है, बट लोअर बेस के आसपास आ रहा है। मेरी बात मानिए, कुछ कैरी मत करिए, कोई यहाँ पे इंडेक्स मत कैरी करिए। मंडे को जब आएंगे फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या, किसने माल अगर आप देखें छोड़ा, एफआईज ने, डीआईज ने, कॉल राइटिंग कैसी हुई है इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, फिर कोई सेंस बनाएंगे। निफ्टी का आज ट्रेड फिर भी ठीक रहा, निफ्टी बैंक का ट्रेड उतना ठीक नहीं था, बट वॉलेटिलिटी जो है एट हायर लेवल्स कभी अच्छी नहीं होती। आते हैं जरा ब्रेथ पर। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या थी? अगर आप ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स को देखें तो मतलब लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, उनके स्टैट्स को देखते हैं। देखिए कल अप्रॉक्सीमेटली जो लॉन्ग्स थे वो 100 के आसपास थे, और अगर आप आज के लॉन्ग्स देखें तो जिसमें 23, आप देख रहे हैं फिगर्स कितने थिन हैं, मात्र 23 लॉन्ग। मतलब प्रॉफिट्स को बाजार में कैश, मतलब बाजार में खड़े रखना या फिर लॉन्ग कैरी करना, वो टेंडेंसी कम है। शॉर्ट कवरिंग वो भी दायरा कम था, शॉर्टिंग का दायरा आज बड़ा है। और इट सीम्स, मतलब ये लग रहा है कि आज उस स्लाइड पे दोबारा आइए, वो जो स्लाइड थी ना जिसमें शॉर्टिंग है, माइट बी आज आईटी में एक बार फिर से हायर लेवल पे शॉर्टिंग हुई है। ये देखिए 68 लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब लॉन्ग्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। आगे आते हैं आपकी स्क्रीन पे, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कहाँ क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ग्रैनुअल्स आज सुबह सुबह अपनी ट्रेड पकड़ा था, वोडाफोन आइडिया में आज लॉन्ग कैरी हुए हैं, और वोडाफोन आइडिया आज 3.5% के इजाफे के साथ टॉप डेरिवेटिव गेनर, मतलब सेकंड पायदान पे, और 27 फरवरी 2024 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज। एस्कॉस, कुबोटा, एस्ट्रल, भारतीय एयरटेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज लॉन्ग विटनेस कर रहे थे। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, पीवीआर आइनॉक्स। अच्छा, पीवीआर का ये क्लोज करीब 4.25% ऊपर, फर्स्ट टाइम आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक के बाद अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हैवेल्स में मूव स्ट्रॉन्ग था, पेट्रोनेट, पॉलीकैब इंटरग्लोवेशन में मूव था अच्छा। प्रकाशन ने भी इंटरग्लोवेशन को कैरी करा है मंडे मॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की, यानी जो प्रेशर आज मार्केट में आया वो कहाँ पे था। आप इंटरेस्टिंग है स्क्रीन। बीपीएचपी, चंबल कल का स्टार परफॉर्मर, आज शॉर्टिंग विटनेस करके गया। कोरोमंडल, मैरिको, इनमें आज शॉर्टिंग थी आज। और उसके बाद अगर आप स्पीड स्क्रीन देखें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग जीएनएफसी में, टाटा केमिकल में, एचएएल में, भारत फौज में और दीपक नाइट्राइट, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्टिंग थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक स्टॉक और देखिए जो कि आज बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोज हो रहा है, जुबिलेंट फूड्स 1.25% ऊपर। ये इसका जो क्लोज आ रहा है ना 5 जनवरी 2024 के बाद, यानी CY24 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में ये क्लोज आता हुआ। कविता जी की मेरे ख्याल से एक कॉल भी थी। कविता जी कैसे रीड कर रही हैं आप, इस क्लोज को कैसे मानती हैं आप? जी, जुबिलेंट फूड्स काफी दिनों से हमारे पैरामीटर पर है, एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फॉर्मेशन एज लाइक मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। मुझे लगता है ये काउंटर अब अगर पोजीशनिंग ले रहे हैं तो डिक्लाइन अप टू 543 इस काउंटर में पोजीशन लेनी चाहिए, और स्विंग ट्रेड के लिहाज से मुझे लगता है 580 590 की तरफ भी काउंटर बढ़ता हुआ। तो वीरू ने इनफैक्ट एक अच्छा ब्यौरा दे दिया है उन काउंटर्स का, स्पेशली जो वायदे बाजार में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आज की क्लोज इतनी कुछ ग्रेट नहीं है कंसिडरिंग बहुत ही बढ़िया हफ्ता था, ऊपरी लेवल से अच्छा खासा मार्केट मुनाफा वसूली करके जा रहा है। लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी रहता है, और अगर आपको कमोडिटी मार्केट्स की समझ नहीं है तो आपके लिए मौका है कमोडिटी गुरुकुल के वेबिनार में जुड़ने का। ध्यान रखिएगा 22 जून यानी कि कल के दिन
ये एक्सक्लूसिव वेबिनार जो CNBC आवाज़ की कमोडिटीज़ एडिटर मनीषा गुप्ता ने क्यूरेट किया है, ये कल लाइव जाएगा। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, आखिरी मौका है। अभी भी कुछ चंद लकी लोगों के लिए जो लेट लतीफ़ है, मौका है रजिस्टर करने का। और खासियत देखिए इस वेबिनार की ये होगी कि आप कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल सीखेंगे, सिर्फ भारतीय ट्रेडर्स और जानकारों से नहीं, लेकिन कमोडिटी गुरु के कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने वाले हैं। तो वीरू, जिस तरह से आप लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया FNO गुरुकुल क्यूरेट किया था, उसी तर्ज पर कमोडिटीज की भी जानकारी अब कमोडिटी गुरुकुल में मनीषा लेकर आएंगी। मैं बिल्कुल आई थिंक मैं जो क्यूरेट किया है ना मनीषा जी ने, मैं कंटेंट दिखा था आज इसको। अगर आपको कमोडिटीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कौन सी कमोडिटी कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करती है, कैसे होती है, क्या लॉट साइजेस हैं, एग्री नॉन एग्री, देन प्रीशियस मेटल्स, किन कमोडिटीज़ का अंतर्राष्ट्रीय सरोकार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक ब्यूटीफुली कमोडिटीज़ को एग्री नॉन एग्री में क्लासीफाई करना, पल्सेस, ऑयल, उसके बाद ग्रेन्स, बेस मेटल्स, एनर्जी, बुलियन, सबको अच्छी तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबके कोर फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल पैटर्न्स कैसे यहाँ पे अप्लाई होते हैं, बेहद शानदार। मेरे ख्याल से अगर आप देखें जो फर्स्ट इंस्टेंसेस में मैं यहाँ पे मॉड्यूल देख रहा हूँ, बेहद शानदार। और अगर आपको कमोडिटीज़ मार्केट की पकड़ रखनी है तो आपके पास जरिया है। और कल शनिवार के दिन मुलाकात होगी आपकी मनीषा जी के साथ और पूरे पैनल के साथ कमोडिटी गुरुकुल में। जी हाँ, तो ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही बढ़िया सेशन होगा, नो डाउट अबाउट इट। नहीं किया रजिस्टर तो फटाफट से जाकर कीजिएगा। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ 3 मेहमान थे। अरुण कुमार मंत्री, मैदान में थे सोनी पटनायक और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी। प्रदीप के लिए एक टफ हफ्ता रहा, लेकिन सोनी और अरुण कुमार मंत्री के बीच पूरे हफ्ते दरअसल काफ़ी तगड़ा और हेल्दी कंपटीशन रहा। 7.89% के रिटर्न्स के साथ अरुण विजेता साबित हुए हैं। सोनी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 5% की कमाई यहाँ पर बनती दिखाई दी है। तो सोनी टफ लक, लेकिन वेल प्लेड एंड अरुण इस हफ्ते के विजेता बनते हुए। अरुण कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बढ़िया प्ले, एक इंटरेस्टिंग हफ्ता स्पेशली क्योंकि बहुत ही ज़ोरदार मोमेंटम के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई थी और अंत में जाते जाते अच्छी मुनाफा वसूली लोगों ने की है। ये बताइए अब इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है आज के क्लोज पर, अगले हफ्ते के लिए क्या सलाह होगी आपकी? थैंक यू अर्षदा जी। अगेन देखिए इंडेक्स थोड़ा करेक्शन मोड पे जा सकता है, जो कि हम पिछले पूरे हफ्ते में यही बात करें 23,400 23,350 ये एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा मार्केट के लिए। अगर ये भी ब्रीच होता है तो 23,200 23,250 वहां तक मार्केट जा सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 23,200 23,250 इसके नीचे में मार्केट को फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए 100-150 पॉइंट का करेक्शन जरूर ड्यू है। तो 23,300 तक तो मुझे लग रहा है एक बार जाना चाहिए, पर ये हेल्दी करेक्शन रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है। अगर 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी आ भी जाता है तो वहां पे मुझे लग रहा है वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 23,600 23,700 अगेन यही इमीडिएट टारगेट्स मार्केट के लिए है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। जिन स्टॉक्स में आपने अच्छी कमाई की, अब सनटेक रियल्टी में देख रही हूँ, फैक्ट था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स था, अच्छा कुछ तो केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों में मुनाफा वसूली आ गई, लेकिन कोई ट्रेड जिसको लेकर अभी भी कन्विक्शन है अगले हफ्ते के लिए? देखिए दो सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं अभी भी। अगर आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर, इवन रेलवे में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो रेलवे में भी अगर डिप आता है तो IRFC, राइट्स, ये दोनों स्टॉक अभी भी बाई करके चल सकते हैं। इवन फैक्ट में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। इवन फैक्ट भी अगर यहाँ से 3 से 4% नीचे मिलता है तो फैक्ट को भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो फर्टिलाइजर्स और रेलवे ये दोनों सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, इनमें गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए वो ट्रेड्स जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। शुक्रिया एंड गुड लक टू यू अरुण। जब विजेताओं का मुकाबला होगा तब आपसे दोबारा बातचीत होगी। चलिए इस बीच बैन का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके लिए बैन में जाने की तैयारी ग्रैन्यूल्स कर चुका है, सेल कर चुका है, AB कैपिटल कर चुका है और चंबल फर्टिलाइजर भी कर चुका है, क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा पोजीशंस बिल्ड हो गई हैं। अच्छा कुछ और, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट हो गई। इंडिया सीमेंट, PNB, GMR इंफ्रा और IEX भी बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप जोड़ तोड़ के कई सारे स्टॉक्स देखेंगे बैन में आते हुए, लेकिन कुछ जगह बनाएंगे पिडिलाइट, हैल और बलरामपुर चीनी इनके लिए, जहां पर हमने देखा है पोजीशन स्कूल ऑफ पिडिलाइट नहीं, बेग योर पार्डन, वो बिरला सॉफ्ट है जो बैन का एक हिस्सा रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल
बैन का। अच्छा, जाते जाते एक दो ट्रेड्स, सोनी आई थिंक आप ही ने दिया था ना ग्रैन्यूल्स, नहीं इनफैक्ट शिल्पा से बात हो रही थी, तो ग्रैन्यूल्स में कंसिडरिंग ये बैन का हिस्सा बन सकता है, आज अभी आखिरी 5 मिनटों में प्रॉफिट बुक कर ले या फिर डिलीवरी में पोजीशन कन्वर्ट करें? जी हर्षदा जी, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स में मैंने दिया था 480 कॉल ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन लास्ट वीक दिया था, आज हुआ है उसका टारगेट, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हुआ है, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। 500 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके होल्ड कीजिए। सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 470 का अच्छा सपोर्ट है, 470 सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए। एक एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 520 525 यहाँ पे बन सकता है। ओके, ग्रैन्यूल्स 490 पे सुबह सुबह हमने ये ट्रेड पिक किया था एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 482 के रेंज में, और उसके बाद ऑलमोस्ट 500 के जोन तक गया था और अच्छा मूव देखिए गया। बट फाइनली अगर आप देखें आज परसेंटेज गेनर्स की शीट में इट्स आइडिया एट 1720। आई थिंक आपने CNBC आवाज़ पर इसके संदर्भ में खबर भी देखी, तो आज अच्छा रिएक्शन था, डे हाई पे क्लोज हो रहा है। और जाते जाते एक स्टॉक और जो आई थिंक अपनी प्रेजेंस थोड़ी सी फील करा रहा है, आई थिंक मंडे मॉर्निंग पॉसिबली, आई थिंक जिस पर हमारी निगाहें जाएंगी, BEL आज थोड़ा सा सॉफ्ट, और कैपिटल गुड्स मतलब ये आपका डिफेंस में ही HAL थोड़ा सॉफ्ट, मतलब एक बड़े मूव के बाद थोड़ी सप्लाई इन स्पेसिस में आ रही है। HAL को देखिए डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, और आपका BEL डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, ये HAL देखिए 5166। अब यकीन मानिए वो जो खबर थी जिस दिन वो 50% हेलीकॉप्टर्स के, अगर आप देखें आवंटन की ऑर्डर के, उस दिन का इंटरडे स्विंग हाई इसका करीब 5700 या 5650 का था। तो कितनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में ये काउंटर, ये बैन में भी था, एक रीज़न इसका ये भी है। तो प्रॉफिट टेकिंग में ये गए काउंटर्स, और कुछ काउंटर्स जो कि प्रॉफिट टेकिंग में गए उसमें एक आई थिंक कैपिटल गुड्स सीरियसली परसिस्ट करता है। जरा एक बार जरा प्लीज़ देखिए आइएगा आपकी स्क्रीन पर ABB, आज ये भी रिट्रेस हुआ, इनफैक्ट आज नहीं, ये कल, ये परसों, उससे एक पहले के सेशन में भी रिट्रेस हुआ था। 4 दिन से रिट्रेस होके थोड़ा सा क्लू इनसे लीजिए, संकेत लीजिए। ABB द मोस्ट एग्रेसिव स्टॉक, सबसे अगर आप देखें प्रभावशाली स्टॉक जो रहा है ये, अब अपने 20 डेमा की तरफ बढ़ता हुआ। तो दिग्गज जो हैं, जिन्होंने प्राइस परफॉर्मेंस सबसे स्ट्रॉन्ग दी 10 दिन में, वो क्या कर रहे हैं उससे एक संकेत लेने की कोशिश कीजिए। और आई थिंक संकेतों के लिहाज से सबसे बड़ी चीज़ होगी शायद आज निफ्टी IT की कैंडल, जो कि कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गई। चलते हैं हर्षिता के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षिता, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। और एक वीकली क्लोज, एक बहुत ही अच्छा हफ्ता, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के साथ हम क्लोज देख रहे हैं आता हुआ। 23,477 480 के आसपास तक का हम क्लोज देख रहे हैं। आज सुबह में इनफैक्ट हाइस पर ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आती हुई 90 पॉइंट नीचे। ये निफ्टी बैंक ने आज थोड़ा सा मूड बिगाड़ा है, और निफ्टी बैंक ने मूड संवारा था आज इस हफ्ते। 200 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है, 51,560 के आसपास तक के लेवल्स देखे गए हैं। आज ऊपरी लेवल से दबाव इतना आया कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नियरली नेक टू नेक आता हुआ। सेंसेक्स में भी कुछ मुनाफा वसूली, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स दबाव में, स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और निफ्टी IT अकेला था जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा जोश, अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। चलिए सेक्टोरली सिचुएशन कैसी उभर कर आ रही है आज की क्लोज पर, वो पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। तो मेटल्स का थोड़ा बहुत साथ रहा है, IT का साथ रहा है, और बाकी सारे पॉकेट्स में आप देखेंगे तो मुनाफा वसूली आ गई है। सेलिंग नहीं कहूंगी मैं, प्रॉफिट बुकिंग कहूंगी। कैपिटल गुड्स में क्योंकि L&T आज करेक्ट होता दिखाई दिया, उसका वेट अच्छा खासा है, तो कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 1.1% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्री साइडलाइंस पर था, ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन तेजी में इसका नहीं था, तो यहाँ पर भी दबाव आया। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लगभग 1% इसने गंवाए हैं। ऑटो इंडेक्स में आज दबाव देखने को मिला है। टाटा मोटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स बैकफुट पर थे, मुनाफा वसूली का शिकार थे। FMCG में भी आज हमने देखा है खासा दबाव बनता दिखाई दिया है। बैंक्स ऑफ कोर्स, HDFC जैसे काउंटर्स में बिकवाली आ रही थी, इसीलिए प्रेशर में आते हुए दिखाई दे। फार्मा भी साइडलाइंस पर ही था। तो ये आपके लिए सेक्टोरल स्थिति, सिर्फ 2 इंडाइसेस जो पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिक रहे हैं। अब लेकर आते हैं आपके लिए वो पहले हीट मैप, और वहाँ पर कुछ स्टॉक्स स्पेशली फोकस में रहेंगे। पहले तो तेजी वाले काउंटर्स, और जहाँ पर अच्छी तगड़ी तेजी देखी गई वो आज IT कंपनियां थी। LTI माइंट्री 1% ऊपर है, इन्फोसिस में 0.71% के गेंस बनते दिखाई दिए। विप्रो में एक्शन था, लेकिन विप्रो सेंसेक्स से बाहर होगा तो वहाँ पर
वेट लिहाज से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता हुआ 3800 पर टीसीएस जाकर क्लोज हो रहा है। भारती के लिए एक बहुत सॉलिड 17.5% तक का इजाफा। यहाँ पर सेंसेक्स में वेट बढ़ेगा, फुटसी में वेट बढ़ेगा, तो वो फैक्टर इन होता हुआ इस समय। हिंडाल्को एक बहुत सॉलिड ट्रेड आई थिंक राजेश सातपुते ने दिया था सुबह में, 1% के गेंस पर ये क्लोज कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दी। एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये दूसरे काउंटर्स जो तेजी में। दबाव कहाँ पर था? अदानी एंटरप्राइजेज, एलएनटी, टाटा मोटर्स, 2-2.25% का करेक्शन इन काउंटर्स में बनता दिखाई दिया। भले ही बाकी मेटल्स में तेजी थी, टाटा स्टील करेक्ट करता हुआ और रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ नहीं, आज 1.25% के नुकसान पर जाकर टिका है। यह है आज का क्लोज, 111 अंकों की गिरावट, 23,455 पर इंडेक्स जाकर टिका है। अब लेकर आते हैं आपके लिए वीकली परफॉर्मर्स कौन से उभर कर आए हैं दोनों निफ्टी में, और साथ ही साथ कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आप देखिएगा इस पूरे हफ्ते निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में था, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस जैसे काउंटर्स, एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट में खरीदारी और लगभग 3 से 4% तक के गेन्स इन स्टॉक्स में बनते दिखाई दिए हैं। ओवर द वीक ये सबसे बड़े गेनर्स हैं। दबाव में मारुति, हीरो मोटो, एलएनटी और अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स रहे और आज क्लोज भी ऑटो सेक्टर का नेगेटिव साइड पर ही होता दिखाई दिया है। मिड कैप में फर्टिलाइजर कंपनियां, फैक्ट हो, आरसीएफ हो, चंबल हो, दीपक हो, डबल डिजिट गेन्स। फैक्ट तो 40% से ऊपर रहा, दीपक में हमने देखा है करीब 15% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए थे, लेकिन ये पूरा पैक बहुत ही जोरदार तेजी में था। मंदी लिंडे इंडिया, केईसी, बीएमएल जैसे काउंटर्स मन इंडस्ट्रीज में आती हुई दिखाई दी, लेकिन ये हफ्ता जोरदार था, बहुत ही अच्छा हफ्ता था ऊपरी लेवल से। हालांकि मुनाफा वसूली आज के दिन देखने को मिली। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और यतिन के बीच का मुकाबला और जो टॉप परफॉर्मर्स थे इन दोनों के टीम के, वो आपके सामने हैं। यतिन ने पिक किया था तेजी में टाइम टेक्नो, बीकाजी और अमर राजा। सबसे ज्यादा गेन्स ऑफ कोर्स टाइम टेक्नो में ही देखने को मिले। मंदी में उन्होंने जेएम फाइनेंशियल रखा था। अच्छा, आशीष ने क्या पिक किया था? क्लैरियन केमिकल, हैम्पटन स्काई, इंडिया बुल्स और इन्फी जैसे काउंटर्स, और क्लैरियन और हैम्पटन ने सबसे ज्यादा गेन्स इनको कमाकर दिए हैं। हर्षदा से पूछते हैं। हर्षदा, कहने को तो हफ्ता छोटा था पर मशक्कत काफी करवाई इसने, है ना? ये वीकेंड है जहां पर एकदम रिलैक्स किया जाएगा वीरू, और होपफुली सोमवार को नीरज जी वापस ये वीकेंड रिलैक्स किया जाएगा। और हाँ, अनुज भी शायद और नीरज जी वापस आ जाएंगे। आज हम दोनों की हालात ठीक नहीं थे, हर्षदा और मेरे। हर्षदा को मेरा सहारा था, मेरे को हर्षदा का सहारा था। ले दे के कार्यक्रम निकल गया, पर अच्छा है, निकल गया। अब आपसे सोमवार की सुबह मुलाकात होगी पूरे पैनल के साथ। नीरज जी, हर्षदा, मैं, आशीष, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी में अनुज भी होंगे। तो फिर होगी आपसे अगली मुलाकात अगले सोमवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।